हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीयू 5 ईयर लो एंट्रेंस टेस्ट को, जो कि अभी अप्रैल में कंडक्ट हुआ था। आज का पेपर में हम सिर्फ लो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड लॉ वाले सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। आज के टॉपिक में हम 40 लॉ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पीयू एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट रहे थे। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है 5 ईयर लॉ के लिए भी और 3 ईयर लॉ के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। देखिए, हमारे पास 5 रिट्स होती हैं। रिट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड अंडर आर्टिकल 32 इफ वी आर गोइंग टू फाइल द रिट इन सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 अगर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हैं तो। आपकी 5 रिट हैं, जिसमें से 4 यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्शियोररी एंड प्रोहिबिशन। लास्ट जो यहाँ नहीं लिखी है दैट इज मैंडेमस। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सी रिट जो है वो प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ भी फाइल की जा सकती है, तो आंसर है आपका हैबियस कॉर्पस। रीजन बीइंग कि हैबियस कॉर्पस आप ना सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज के खिलाफ फाइल करते हो जिन्होंने एक पर्सन को इलीगली डिटेन किया होता है। आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे मैं, अगर आप लोगों को इलीगली डिटेन कर लेती हूँ तो ये रिट आप मेरे खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court of India has given guidelines for sexual harassment of women at workplace। देखिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान was the landmark case with regard to this। इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी थी जब तक हमारा पोश एक्ट नहीं आया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये बेसिकली हमारा एक्ट बाद में आया है, उससे पहले हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए कोई भी लॉ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक कोई लॉ नहीं बन जाता, जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस ही लॉ की तरह वर्क करेंगी। तो द आंसर इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, देखिए वैसे तो ये सारी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ही हैं। जब भी हम बात करते हैं, इनिशियली हमारे पास बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, और उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज द लेटेस्ट वन बेसिकली। तो आंध्र प्रदेश तो देखो, अगर आप ऑड वन आउट कर रहे हो तो ये तो गलत ही हो जाता है। इनिशियली वी हैड 3 हाई कोर्ट जो हम सबसे पहले मान के चलते हैं, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। अगर उन तीनों में भी सबसे पहली वाली हमें देखनी है कि सबसे पहले कौन से बनी थी, द आंसर वुड बी कैलकाटा हाई कोर्ट। ये आपके 1862 में इस्टेब्लिश हो गई थी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट विल बी होल्डिंग द ऑफिस एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, कौन सी अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऐड किया था? इट वाज 86 अमेंडमेंट 2002। बेसिकली 86 अमेंडमेंट में हमने ना सिर्फ आपका आर्टिकल 21 ऐड किया था, बल्कि इट पेव द वे टुवर्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट एज वेल। देखिए, पहले हमारा डीपीएसपी था, जिसमें हमने बोला था कि 6 से 14 ईयर्स तक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उन्हें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने क्या किया, आपका आर्टिकल 21A जो है वो ऐड कर दिया था इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इट इज नाउ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन हु इज इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई
जाएगी। दैट इज टिल 8th क्लास बेसिकली। अगर आप एज देख रहे हैं वैसे तो दिस इज 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन, बेसिकली इसको हम 8th क्लास तक कवर करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि 8th क्लास का बच्चा जो होता है वो 14 साल का हो जाता है। 9th से फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल्स वाले मिनिमल फीस आपसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही हमने आर्टिकल 21 ऐड किया था एंड देयर इज वन मोर चेंज जो हमारे डीपीएसपी में हुआ था। डीपीएसपी को हमने वहां से हटा दिया था 6 to 14 ईयर्स वाला। अब वहां पे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं जो 6 साल तक के बच्चों की होती है। सबरीमाला टेम्पल केस। सबरीमाला टेम्पल केस का नाम, ये आपकी लीगल जीके का क्वेश्चन है बेसिकली। लीगल जीके का क्वेश्चन है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये सबरीमाला टेम्पल केस आपका वो वाला केस है जिसमें वेमेन बेसिकली अलाउड नहीं थी मंदिर में एंटर करने के लिए। इस मंदिर में सिर्फ लड़के ही मंदिर जा सकते थे एंड जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती थी दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो इस जजमेंट के बाद हर वुमेन को राइट मिल गया है कि वो मंदिर में एंटर कर सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारी हेग नीदरलैंड्स में है। Section 66A was held unconstitutional in which case this is Shreya Singhal versus Union of India। बेसिकली सेक्शन 66A में था क्या, इसमें इन्होंने बोला हुआ था कि पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया एनीथिंग विच इज ग्रोसली ऑफेंसिव। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली मींस ग्रोसली, क्योंकि सबके लिए उसका डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा वेग हो जाएगा, सबका डेफिनेशन अलग होता है। तो बेसिकली कहानी शुरू हुई थी यहाँ से कि जब मिस्टर ठाकरे की डेथ हुई महाराष्ट्र में, तो उस टाइम के लिए महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया था एंड देयर वर फ्यू गर्ल्स जिन्होंने उसके ऊपर कुछ कमेंट्स पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पे। तो पुलिस टुक एक्शन अगेंस्ट देम और उनको अरेस्ट कर लिया। हाउएवर नो फॉर्मल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट देम। उनको बाद में रिलीज कर दिया गया था, बट दैट पेव द वे फॉर दिस केस कि जहाँ पे आया कि ये सेक्शन 66A जो है लोगों के फ्रीडम टू स्पीच को वायलेट करता है, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ द concept is given by A.V. Dicey basically। rule of law means nobody is above the law and everybody will be subject to the same law of the land। सबको लॉ में बराबर समझा जाएगा। साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग दिस इज जस्ट द डेफिनेशन क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि साइबर स्क्वैटिंग से आपका क्या मतलब है। देखिए जब हम साइबर लॉज की बात करते हैं तो देर आर वेरियस टर्म्स जिनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए, जैसे फिशिंग हो गया या फिर स्क्वैटिंग हो गया। बाकी तो साइबर बुलिंग है, साइबर हरासमेंट है, साइबर टेररिज्म है, या फिर आपका इसमें वायरस अटैक आ जाएगा, मतलब देर आर मेनी थिंग्स। बट ये बहुत जर्नल क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने साइबर स्क्वैटिंग का मीनिंग आपसे पूछा था, जो कि होता है registering online domain name to get profit। Which of the following activity is not covered under corporate social responsibility? Corporate social responsibility देखिए this is the topic of business studies और business law we can say, जिसमें हम बात करते हैं कि एक as बिजनेसमैन आपकी एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी एट लार्ज। तो वो आपकी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वही वाली चीज कि CSR में कौन सी चीज नहीं आती है। पॉवर्टी आएगा, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट आएगा, जेंडर इक्वालिटी आएगा, लेकिन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंपनीज की हम कहीं पर भी बात नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इन एनी वे बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एट लार्ज अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो। कंफ्लिक्ट ऑफ लॉस। देखिए जब हम पब्लिक या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ। जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो उसको हमने एक पब्लिक बनाया है और एक हमारे पास आ जाता है प्राइवेट। तो ये जो आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है विच टॉक्स अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए का सिटीजन प्लस इंडिया का सिटीजन, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो दैट डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज गिवन अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो नोन एज कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस। Central labor laws were consolidated under new labor code 2025। This is again a legal GK question, the answer is 29।
लेबर लॉज को देखो अभी हाल ही में चेंज किया गया है, अगर आपको पता हो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी हमने चेंजेस किए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉ स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हमने मिनिमम वेजेस जो हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से अब कहीं किसी भी एंटरप्राइज में इफ यू आर वर्किंग बिलो, आप लगा के चले कि महीने में आपको 15,000 भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी, क्योंकि एज पर दी एक्ट आपकी जो सैलरी है उसमें एनहांसमेंट हुआ है कि कम से कम इतने मिनिमम वेज आपको मिलना ही चाहिए। इंडियन सिटीजन मर्डर कर दिया पाकिस्तान में, कहां पर केस चलेगा? इंडिया में भी चल सकता है, पाकिस्तान में भी चल सकता है, रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। आईपीसी का क्वेश्चन है बेसिकली ये कि एक आईपीसी का सिटीजन अगर सॉरी इंडिया का सिटीजन अगर कहीं और जाके क्राइम कर देता है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया वो टेक एक्शन, एंड पाकिस्तान इसलिए लेगा क्योंकि जो एक्शन है वो अराइज हुआ है आपके पाकिस्तान। इंडिया में न्यू स्टेट कौन क्रिएट करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में न्यू स्टेट कौन क्रिएट करेगा? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पहले 28 स्टेट्स थी, फिर हमने 29 कर दी, फिर 28 हो गई, कम ज्यादा हम करते जाते हैं। तो मतलब कौन कर रहा है ये स्टेट्स को, बना कौन रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द पावर। देखिए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट एक्सरसाइज देयर पावर, ऑफ कोर्स दे आर द मेन पार्ट, बट वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट के कहने, सॉरी पार्लियामेंट के कहने पर। राइट टू वोट लीगल राइट है, राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में दिए हैं which are enforceable, and right to vote is not a fundamental right, it is a legal right। अगर आपका वायलेशन हो जाता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट, आर्टिकल 79। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है? देखो सीधी सी बात है, आपका लिखा हुआ है ये चीज, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये 79 ही है जहां पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950। इससे पहले हमारे पास दो कोर्ट हुआ करते थे, प्रीवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट, पीसी एंड एफसी। प्रीवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, ये ब्रिटिश की स्टैब्लिश्ड कोर्ट थी जो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में हमारी हेल्प करती थी। लेकिन लेटर ऑन हमने आजादी के बाद जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ, हमने इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फंक्शनिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया था तो देवर 7 जजेस प्लस 1 CGI। एट प्रेजेंट सिंस पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ते बढ़ते आपके अब एट प्रेजेंट 33 प्लस 1 हो गए हैं। दैट मीन्स 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं हु इज द करंट CJI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लान्ड अंडर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन? देखो ये ब्रेटन वुड जो है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है आपका, इसे हम इंटरनेशनल लॉज में भी पढ़ते हैं और इसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। ब्रेटन वुड इन्हें सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, इफ यू पीपल आर अवेयर, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये तो आप लोग 9th-10th की सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट नहीं है, इन्होंने पूछे कौन सा इसमें नहीं आया था। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑफ कोर्स दे आर द पार्ट ऑफ इट। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं हम इसके पार्ट में डालते हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इट वॉज established in 1995 as the successor of GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले आपका गैट होता था, इसमें ट्रेड को लेके कुछ डिस्प्यूट्स रह गए थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हमने गैट को खत्म करके WTO को उसकी जगह 1995 में स्टैब्लिश कर दिया था। यूजीसी प्रमोशन में अगर हम देखें प्लागरिज्म, देखो सिमिलैरिटी होती है। हम कहते हैं कि जब भी हम आप लोग मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, आपके थीसिस जमा होते हैं, हम कहते हैं हमें तो एक पूरी किताब ही लिखनी हो गई, तो बेसिकली हम कहते हैं प्लागरिज्म इज गेट चेक्ड। प्लागरिज्म क्या है कि कितना कंटेंट आपने जो लिखा है वो बाकी किसी और मटेरियल से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कितना आपका सिमिलर हो सकता है, तो 10% ओनली।
10% मटेरियल आपका सिमिलर हो सकता है, इसके अपार्ट जितना भी सारा कंटेंट आप अपने थीसिस में, डिसर्टेशन में ऐड कर रहे हैं, दैट वुड टोटली बी योर. Supreme Court upheld the constitutional validity of the two-child provision of the Haryana Panchayati Raj Act 1994. केस है, लीगल जीके का क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अंडर मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद समवन स्पेसिफिक टाइम के लिए, मुत्ता मैरिज बेसिकली. ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो, आप इसका आंसर ये भी हो सकता था मुत्ता मैरिज, लेकिन यहाँ पे निकाह मुत्ता इन्होंने स्पेसिफिक उर्दू टर्म जो है वो इस्तेमाल की है, इसीलिए इसका आंसर ये है. अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम इसका आंसर ये करते. अभी इसका आंसर ये है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया है निकाह मुत्ता, मुत्ता मैरिज, एंड ऑफ कोर्स इट्स उर्दू टर्म, इसीलिए इन्होंने निकाह मुत्ता लिखा, तो आंसर ये होगा. अदरवाइज अगर ये वाला यहाँ पे नहीं होता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अगर ये यहाँ पे मिसिंग होता तो इसका आंसर सी हो जाना था, लेकिन अभी इसका आंसर डी है, निकाह मुत्ता. इट इज द मैरिज फॉर द प्लेजर बेसिकली. यू गेट मैरिड टू समवन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन रिटर्न आपको सामने वाले को क्या देना पड़ता है, कंसिडरेशन देना पड़ता है. चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, अगेन अ लीगल करंट अफेयर. इन भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था भीम सिंह केस में. लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं ये आपके. देखो अगर आप इस पेपर को अब एनालाइज कर रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि इस साल जो है ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है. पिछले साल वाले पेपर में आपके लीगल जीके के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड उन्होंने लीगल जीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए हैं. तो इसमें इन्होंने आर्टिकल 21 अगर वॉयलेट होता है तो उसमें स्टेट की लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया कि अगर स्टेट की वजह से किसी का राइट टू लाइफ वॉयलेट हो रहा है तो स्टेट वुड बी हेल्ड लाइबल. सबरीमाला टेम्पल केस, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सबरीमाला टेम्पल का नाम पहले आ गया आपका. सबरीमाला टेम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसने राइट दिया था वुमेन को टू एंटर इनटू द टेम्पल. पहले नहीं था, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन कैन नॉट एंटर द टेम्पल, लेकिन अब वो एंटर कर सकती हैं. यहाँ पे इन्होंने बताना है डिसेंटिंग ओपिनियन. देखो दो तरीके से होता है कंसेंट, एसेंट, डिसेंट. एसेंट होता है कि जब आप जजमेंट सपोर्ट में देते हो, डिसेंट होता है जब आप सपोर्ट में नहीं होते हो. तो ये जो जज का नाम है, दिस इज जस्टिस इंदु मल्होत्रा. A good swimmer walks along a river path. Child falls into the river and is drowning, but A does not attempt to save the child. Can A be liable? नहीं है. क्वेश्चन समझा देती हूँ आप लोगों को. इन्होंने पूछा है ए है, मान के चले ए पर्सन इज यू. आपने देखा आप नदी के किनारे चल रहे हो, एक बच्चा डूब रहा है, आपको स्विमिंग आती है, लेकिन फिर भी आपने बच्चे को डूबने से नहीं बचाया, क्या आप लाइबल हो? नहीं हो. दिस इज नॉट योर वर्क टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड. ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे आ गया है आपका इलीगल ओमिशन एंड मोरल इमोशन ओमिशन. देखो दो चीजें होती हैं, इलीगल ओमिशन, आईपीसी का क्वेश्चन है, मोरल ओमिशन, मोरल, इलीगल, मोरल. नाउ व्हाट इज इलीगल ओमिशन, यानी कि जैसे हम करते हैं एक्टस रियस मेंस रिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. हम कहते हैं कुछ करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे मर्डर नहीं करना, मर्डर नहीं करना. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ करना चाहिए था, आपने नहीं किया. ओमिशन होता है आपको लॉ ने अथॉरिटी दी थी, ड्यूटी दी थी आपके ऊपर, अ ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, और आपने वो एक्ट नहीं किया, तो आपने ओमिशन किया है. अब ओमिशन दो तरीके का होता है, इलीगल ओमिशन, मोरल ओमिशन. इलीगल ओमिशन का मतलब ये है कि लॉ ने आपको कहा था ये करो, फिर भी आपने नहीं किया. मोरल ओमिशन होता है लॉ ने आपको नहीं कहा कि ये चीज करो, फिर भी आपने नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. मोरल ओमिशन की कोई पनिशमेंट नहीं होती है. तो यहाँ पे लॉ ने आपको थोड़ी बोला बच्चा बचाओ, आपने नहीं बचाया, हार्डली मैटर्स. लेकिन अगर आप एक होते लाइफ गार्ड, जिसकी ड्यूटी होती कि अगर कोई भी नदी में गिर जाता है उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं इलीगल ओमिशन. अगर इलीगल ओमिशन होता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मोरल ओमिशन हुआ है, इसीलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नो पनिशमेंट. दोनों लोग वर्सेस स्टीवनसन, बड़ा ही अच्छा केस है, टॉर्ट्स का केस है ये आपका, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का केस है. ड्यूटी टू केयर, देखो नेग्लिजेंस का टॉपिक है, दिस इज नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस में हमने 3 एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दी नेग्लिजेंस टॉपिक टू यू इन अ ब्रीफ, ताकि आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए. देखो हम कहते हैं कि वेयरएवर एनी ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन यू टू टेक केयर और टू टेक रीजनेबल केयर,
और फिर भी आपने वो केयर नहीं की तो आप नेग्लिजेंट हो। यानी कि 3 एलिमेंट्स का सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ड्यूटी टू केयर, आपकी ड्यूटी बनती थी ध्यान रखना, ब्रीच आपने नहीं रखा, आपके नहीं रखने की वजह से किसी को हो गया है डैमेज। अगर डैमेज हो गया है तो आप नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो जाते हो। तो यहाँ पे डोनालोग वर्सेस स्टीवनसन केस जो था वो नेग्लिजेंस की बात करता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये अलग टॉपिक्स हैं जो नो फॉल्ट लायबिलिटी का पार्ट है और इनके केस अलग है। श्री राम फूड फर्टिलाइजर वाला जो केस है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस जो है वो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर है। वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी फॉर द अदर्स क्राइम, जैसे सर्वेंट के लिए मास्टर लाइबल है, एक पार्टनर दूसरे के लिए लाइबल है, या फिर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम मास्टर सर्वेंट रिलेशन बेसिकली। लेकिन डोनोलॉग वाला जो केस है वो नेग्लिजेंस में है। डोनोलॉग वर्सेस स्टीवनसन में हुआ क्या था, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसने जिंजर बियर ऑर्डर की थी। अब जिंजर बियर ऑर्डर जब उसने की, पी ली, ठीक है, तो उसमें निकली डीकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेक। अब उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है, उसने पी ली जिसकी वजह से वो बीमार हो गया और उसने कंपनी को सू कर दिया, केस फाइल कर दिया कि मैं इसके अंदर डीकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेक निकली है जिसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ है बिकॉज ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है यानी जिसने वो जिंजर बियर बनाई ही वॉज अ ड्यूटी टू केयर, ध्यान रखना था कि जब भी आप चीजें पैक कर रहे हो तो आपने पैक करते हुए ध्यान रखना है क्या पैक किया, क्यों पैक किया, कैसे किया। उसमें डीकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल जैसे ही गई तो आपने ड्यूटी ब्रीच कर दी एंड लास्टली किसी सामने वाले को डैमेज हो गया है तो यू विल बी लाइबल फॉर दी नेग्लिजेंस। A was locked in house of B so that A could not go anywhere. Which of the offense was committed? देखो हमारे पास किडनैपिंग तो नहीं है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, अगर हम ऑड वन आउट भी कर रहे हैं तो ये या तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब दोनों बहुत मिलते जुलते टर्म्स हैं, मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि वाई इसका आंसर कन्फाइनमेंट है और रिस्ट्रेंट नहीं है। देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में हम बंदे को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल, मैंने आपके घर जाने के लिए दो रास्ते थे, मैंने एक रास्ता बंद कर दिया लेकिन जो अदर रास्ता है वो खुला है, आप दूसरी तरफ से जा सकते हो। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया। कन्फाइनमेंट में हम कहते हैं कि पर्सन को आपने 4 बाउंड्रीज में लॉक कर दिया है एंड दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम द बाउंड्री जिसमें आपने उसको बंद कर दिया है, यानी कन्फाइन कर दिया है 4 दीवारी में। तो जैसे ही वो बंदा बंद हुआ कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है निकलने का, बट इफ देर अवेलेबल अल्टरनेट मीन्स टू मूव आउट तो वो रिस्ट्रेंट होगा, अगर नहीं है तो वो कन्फाइनमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी 3rd फ्लोर पे हैं, अब 3rd फ्लोर से आप नीचे कूद नहीं सकते हो, इट वुड बी इम्पॉसिबल, तो अगर मैं आपको इस फ्लोर पे बंद कर देती हूँ दैट वुड बी कन्फाइनमेंट। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे होते और खिड़की खुली होती तो दैट वुड बी रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल ऑफर में क्या नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर अ जर्नल ऑफर। देखो जर्नल ऑफर पहले समझ लेते हैं। जर्नल ऑफर मीन्स एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर बाय कंप्लीटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल ऑफर इज नॉट नेसेसरी। इसमें जो लैंडमार्क केस है दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये लैंडमार्क केस है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, प्रोस्पेक्टस, पर्सनलाइज डील, शॉपिंग मॉल, ऑक्शन, ये सारे जर्नल ऑफर है। क्यों ऑफर है? प्रोस्पेक्टस इशू होता है जर्नल पब्लिक के लिए एंड एनीबडी कैन लुक इनटू द प्रोस्पेक्टस टू चेक वेदर दे वांट टू परचेज दैट शेयर जो अलॉट हो रहा है या नहीं। इसके बाद शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल इज अ जर्नल ऑफर क्योंकि शॉपिंग मॉल सबके लिए खुले होते हैं, एनीबडी कैन गो टू मॉल और जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ऑक्शन एनीबडी कैन अटेंड। पर्सनलाइज्ड डील्स, पर्सनलाइज्ड डील्स वो डील्स हैं जो किसी एक पर्सन की प्रेफरेंस के हिसाब से हमने बनाई होती है, तो इसीलिए ये कभी भी जर्नल ऑफर नहीं होगा, दैट वुड कवर्ड अंडर स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। A sends an offer to B for a watch priced at rupees 5,000 by WhatsApp message. B gives a thumbs up emoji in WhatsApp message. What does that mean? आपने किसी को बोला will you buy that watch, सामने वाला thumbs up दे रहा है तो that means accept कर रहा है, acceptance है। क्रॉस ऑफर नहीं है, काउंटर ऑफर भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं है। क्रॉस ऑफर होता है जब सेम फैक्ट्स के ऊपर, सेम ही चीज के ऊपर ऑफर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर दे देती हैं।
एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन, आप इस पेन को खरीदना चाहते हो, मैंने आपको बोला विल यू बाय दैट पेन फॉर 1000, सेम आपने मुझे बोल दिया विल यू सेल दैट पेन फॉर 1000, तो ये क्रॉस ऑफर है, क्रॉस ऑफर इज नो ऑफर एट ऑल, हम दोनों में से किसी एक को दोबारा से ऑफर करना पड़ेगा, फिर ये वैलिड होगा। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर बेसिकली इन लेमैन लैंग्वेज मींस बार्गेनिंग, मैंने आपको बोला विल यू बाय दैट पेन फॉर 1000, आगे से आप बोल रहे हो प्लीज गिव दैट पेन टू मी फॉर 800 रुपीज, मेरे वाला ऑफर को आपने काउंटर कर दिया है विद अनदर ऑफर, नाउ आई एम नॉट द ऑफरर, यू आर द ऑफरर, इसमें पार्टीज का जो स्टैंड है वो चेंज हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा पास नहीं किया, देखो बीएनएस, बीएसए, सुरक्षा संहिता, ये आपका आईपीसी को रिप्लेस करके बना है, ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बना है, और ये आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करके बना है, ये बना ही नहीं, अपराध संहिता इज नो संहिता इन लॉ, इट इज भारतीय न्याय संहिता नॉट अपराध संहिता, हमने जो वर्ड्स है बहुत ही पॉजिटिव चूज किया है, न्याय। कैविट एम्पटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है आपका, लेट द बायर बिवेयर, इसमें आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं, देयर इज वन मोर डॉक्ट्राइन लाइक कैवियट वेंडिटर, VENDITOR वेंडिटर, कैवियट वेंडिटर, प्लीज कमेंट्स में बताएं कैवियट वेंडिटर का क्या मीनिंग होता है। एज ऑफ 2026 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हो चुका है, 106, बाकी ये जो आपके लिखे हुए हैं 126, 125, these are the bills, proposed bills, but as of early 2026 or you can say May 2026 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 106 टाइम्स अमेंड हुआ है। आप लोग बताएं लेटेस्ट अमेंडमेंट जो थी वो किस बारे में थी। A brief hint, it was about reservation. Which section of the Hindu Succession Act was amended in 2005 to allow married daughters to claim a share in co-partnership property? Okay, this is section 6. Basically section 6 ये जो आपका सक्सेशन एक्ट है इसमें पहले जो था वुमेन यूज टू नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन प्रॉपर्टी, हम पहले लड़कियों को बिल्कुल भी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सेदार नहीं मानते थे एज इक्वल टू मेन, लेकिन अब जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों के बराबर जो है वो हिस्सेदार बन गई हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, हम दो हिस्सों में प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिजाइन कवर होते हैं, और कॉपीराइट में आपका कॉपीराइट कवर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि पेटेंट, पेटेंट इज गिवन फॉर द न्यू इन्वेंशन, कोई भी आप नया इन्वेंशन करते हो तो उसके लिए आप पेटेंट क्लेम कर सकते हो। द ड्यूरेशन टू क्लेम पेटेंट इज 20 ईयर्स, आपको जब पेटेंट मिल जाता है तो टेन्योर 20 ईयर्स का होता है, एक बार पेटेंट क्लेम रजिस्टर्ड हो गया तो 20 ईयर्स तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है पेटेंट में कौन सी चीज असेंशियल नहीं है, देखो नोवेल्टी इज वेरी नेसेसरी, न्यूनेस इट शुड बी ऑफ सम यूटिलिटी, अगर उसका कुछ बिजनेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही नहीं है तो वो पेटेंट आपका कभी भी रजिस्टर नहीं होगा। नॉन ऑब्वियसनेस, जो भी चीजें आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन को रजिस्टर कर दो, मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है, दिस इज नॉट पेटेंटेबल, ये बिल्कुल पेटेंट नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि सीधी लाइन ऐसे ही जाती है, तो इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, कुछ इंडस्ट्रियल यूटिलिटी एप्लीकेशन होना चाहिए और न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। पब्लिक डोमेन इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए पुट्स हिज हैंड पॉकेट ऑफ बी इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट, व्हाई नथिंग, पॉकेट में हाथ डाला पर्स चोरी करने के लिए, वॉलेट वहां पे था ही नहीं, तो दिस इज बेसिकली अटेम्प्ट टू थेफ्ट। थेफ्ट नहीं हुआ क्योंकि कोई चीज मूव नहीं हुई, थेफ्ट के लिए मूविंग होना बहुत जरूरी होता है, आपने हाथ जरूर डाला है पॉकेट में लेकिन उसमें कुछ मिला ही नहीं, कुछ मूव हुआ ही नहीं, तो वो थेफ्ट भी नहीं है, दिस इज जस्ट अटेम्प्ट। रॉबरी भी नहीं है और एक्सटॉर्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, एक्सटॉर्शन में हम फोर्स यूज करते हैं और इमीडिएट डिलीवरी, रॉबरी जो है वो थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी और एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी होता है।
इसके लिए अगर आपको इन सब में डाउट है तो प्लीज लेट अस नो, हम इसके लिए आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। इंदिरा साहनी केस गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करता है, सो वेरी लैंडमार्क केस इंदिरा साहनी केस, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस की बात की थी, ऑफ कोर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। शाह बानो केस मेंटेनेंस राइट्स है, तो वेल लैंडमार्क केस। मुस्लिम वुमेन में बेसिकली एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड ही मेंटेन करता है। तो ये लेडी शाह बानो, इसने अपने पति के खिलाफ केस फाइल किया था कि जो मेरा हस्बैंड है इद्दत पीरियड के बाद भी मुझे मेंटेन करे, और यहीं से हमारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस राइट्स मिलने चाहिए आफ्टर द इद्दत पीरियड टू। Which article of Indian Constitution deals with recruitment to civil services? 320। सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आपकी जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं यूपीएससी वाली। विच ऑफ द इंडियन स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखिए दो हाउसेज होते हैं हमारे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा एंड विधान परिषद। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद है आपका कौन सी स्टेट में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज वर दी लॉट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए थे। इसके अलावा वी हैव अदर क्वेश्चंस टू जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले होते हैं। लेट अस नो इफ यू नीड द होल पेपर, वी विल सेंड यू इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।